नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि समर वेकेशन के बाद 370 और 35A को जो याचिकाएं दायर हैं उन पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन समर वेकेशन के बाद। चीफ जस्टिस एनवी रामन ने उन्हें साफ कह दिया है कि 5 जजों की खंडपीठ होगी और जिसका पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कैसे और किस तरीके से सुनवाई होती है। हालांकि गुपकार अलायंस के लोगों में उत्साह है। उनको पहले भी उन्होंने बार बार ये कहा है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ये हमारा एक विषय रहेगा। दूसरा विषय रहेगा कि 20,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का कल प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा है और साथ ही कहा है कि जो बुजुर्गों के साथ हुआ है अब युवाओं के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह बंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बंटी जी, आपका स्वागत है। पेशे से एडवोकेट है, तेज तरार नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका स्वागत है। चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के एडवोकेट रविंदर शर्मा। इत्तेफाक से ये पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं, सहाफी भी हैं और एडवोकेट भी हैं, आपका भी स्वागत है। और MLC अजय भारती भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं, आपका स्वागत है। मैं पहले बंटी जी से जानना चाहूंगा, बंटी जी क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामाना ने साफ कर दिया है कि समर वेकेशन के बाद 370 और 35A को लेकर के जो याचिकाएं दायर हैं उन पर सुनवाई की जाएगी, उनको लिस्ट किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पिटिशंस में से एक पिटिशनर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले अप्रोच किया और जिस तरीके से बैकडोर से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से धारा 370 और 35A को तोड़ा गया 2019 5 अगस्त को, उसमें हम प्रार्थी हैं, उसमें हम पिटिशनर हैं और उसमें हमारी पिटिशन पेंडिंग है कि जिस तरीके से इसको तोड़ा गया ये पूरी तरह से जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमें पूरा यकीन था डे 1 से ही कि इस पर जब भी इस पर बहस होगी, जब भी इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है और जुडिशरी हमारे देश की जो है सर्वोच्च है और वो इस पर जो फैसला देगी वो हमें मान्य होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर निर्णय आता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर आर्गूमेंट के लिए जो है वो आफ्टर वेकेशन का डेट जो है वो फाइनल रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी इसमें फैसला आएगा वो देश के लिए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। रविंद्र जी, आप क्या सोचते हैं जो आज संकेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है और कि समर वेकेशन के बाद इसका लिस्ट किया जाएगा? देखिए, मसला तो प्रायोरिटी का है जी और सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी अर्से से लंबित था जी और एक सीरियस इशू है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने लीगल प्रोसेस से उसको फिक्स किया है जी। अच्छी बात है, सुनवाई होनी चाहिए और उसका निर्णय होना चाहिए जल्दी। हम तो ये चाहेंगे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का मामला भी है जी, तो इसलिए लीगल प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस पे हम ज़्यादा क्या कमेंट करेंगे जी, लेकिन यह है कि हम इंतजार रहेगी कि उनका अंतिम निर्णय क्या आता है जी। अभी वक्त लगेगा ऐसा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी और जल्दी संभावना करना के निर्णय आ जाएगा ये थोड़ा मुश्किल बात है सोचने की, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे निर्णय जैसा भी हो, जो भी है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय सबको मंजूर होगा जी और वो फैसला सुनने का सबको जो है वो इंतजार होगी। अजय जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुरेंद्र सिंह बंटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि असंवैधानिक तरीके से 370 में संशोधन हुआ और 35A को रिपील किया गया। एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। लाई थी, हमें कोई डर नहीं, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने से भी इनकी तसल्ली हो जाए ताकि लगे कि हाँ ये संवैधानिक था। हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट की, हम सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और जानते हैं कि वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें मालूम है कि यह संवैधानिक है, सिर्फ हम ही नहीं, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जानते हैं कि जो भी किया गया है ये संविधान के अंतर्गत किया गया, संविधान के ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी कोई ऐसी भी बात नहीं है जिस
इसको असंवैधानिक कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट सक्षम भी है और तय करेगा। बहुत ही अच्छा है कि जल्दी से निपट जाए मामला, तो ये तकलीफ इनको भी हो जाएगी, मुझे भी नया राजनीतिक जीवन शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अजय भारती जी, आपको पता होगा वी द सिटीजन प्लस 6 अदर्स ऐसी याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पड़ी हुई है, जिसमें ये कहा गया था कि 370 असंवैधानिक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी खत्म नहीं कोई। क्या कहेंगे आप उस पर? तो कुछ आपके फेवर में फैसला नहीं आया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो अभी पहले तो ये जो इसको निरस्त किया गया है, जो 5 अगस्त 2019 को हो गया है, वो हर तरफ से कानून संवत था, कानून को ध्यान में रखकर किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर किया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देखिए, कानून जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑस्पेक्ट्स है, हालांकि मैं दोनों को पैनलिस्ट की तरह लॉयर नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ, ऑन रिकॉर्ड तो मैं कानून की बारीकियां शायद इनसे कम जानता हूँ, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स को हम सुनते हैं देश भर से भी, देश के बाहर भी, जो इसके 2019 के बाद चर्चा हुई, उसमें ये लगभग एस्टैब्लिश है कि ये कानून के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। इसलिए कोई डर नहीं है। डर तो उनको लगेगा जिन्होंने गलत एक्शन किया होगा। जी बंटी जी, आप क्या आर्गुमेंट करते हैं, किस तर्क संगत तरीके से आप कहेंगे कि ये जो है असंवैधानिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए विनोद जी, चूंकि मामला सब जुडिस है, इस पर ज़्यादा मेरा ख्याल है कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी हमारी इसमें संवेदना है, या जो भी हमारी पिटीशन के अंदर जो भी सब कुछ इसमें शामिल है कि किन किन बेसिस पे आर्टिकल 370 जो है, मैं मुख्य तौर पर बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी इसमें शामिल हो। इन्होंने पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी हुई सरकार थी वो तो गिराई, उसके बाद पार्लियामेंट में इन्होंने बिल पिछले दरवाजे से लाकर पास कर दिया। व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एक मेन इसमें जो है इसमें बोर्ड ऑफ कंटेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी तो इसमें शामिल होना जरूरी था। क्योंकि रविंद्र शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी पेशे से लॉयर हैं, वो भी इस बात को समझते होंगे कि जिस तरीके से सबको ये लगता था, और ये इस लगने की एक वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन के बिना, उनकी कंसेंट के बिना ये आर्टिकल 370 और 35 रिपील नहीं किए जा सकते थे। लेकिन चूंकि सरकार इनकी थी, अपनी चुनी हुई सरकार को पहले तो गिराया गया। अगर तुम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही विश्वास था तो अपनी चुनी हुई सरकार से कम यहाँ तो पारित करा लेते बिल को, फिर उसके बाद भेजते। क्योंकि जब हमने ऑटोनॉमी बिल यहाँ से भेजा था दिल्ली में, तो पर उसको बाकायदा असेंबली में पास करके 2/3 मेजोरिटी से दिल्ली में 2 बार भेजा, जिसको पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बार आपने देखा कि जिस तरीके से इसको पिछले दरवाजे से ला करके, और एक बात और मैं अजय भारती को उनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पिटीशन में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये जो पिटीशन जो लंबित है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा और भी लोग हैं, और जिनकी तादाद उनसे ज्यादा है। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब इसकी आर्गूमेंट होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी, तब चीज़ें नोटिस कोर्ट में लाई जाएंगी। क्योंकि इस पर ज़्यादा नहीं हम बहस कर सकते, मामला ऑलरेडी कोर्ट की जो है वो लंबित है उनके सामने। तो हमें पूरा विश्वास है, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी पिटीशन है वो मेरिट पे उसका फैसला हमारे हक में होगा, और इस पर हमें पूरा विश्वास है। रविंद्र जी, आप क्या कहेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में ही नहीं थी तो क्या 370 में संशोधन किया जा सकता था? आपकी क्या राय है? बात यह है कि चूंकि अब ज़ेरे गौर है, इसमें ज़्यादा राय क्या, लेकिन पहले भी कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की 2 जी, संपर्क प्रकाश एंड अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया और जजमेंट, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू आया है जी। लेकिन अब चूंकि एक चीज़ पार्लियामेंट से उन्होंने की, उस पर बहस होगी, तर्क वितर्क हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो सुप्रीम कोर्ट का तैयार करने दीजिए, लेकिन डेमोक्रेटिकली एंड पॉलिटिकली हमारा भी ये मानना है कि जिस तरह से ख़त्म किया गया वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था जी। और पॉलिटिकली भी आप लोगों को पाबंद करके, लोगों को गिरफ्तार करके, लोगों को हाउस अरेस्ट करके, लोगों को अरेस्ट करके आप कोई कानून बना रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि लोग खुश हैं। बीजेपी का ये जो कहना है कि आज भी, इसीलिए इनको डर है और पता लग जाएगा जब चुनाव होगा कि इस बात पे वो कश्मीर पे कहें कि हमने बहुत ठीक किया। कोई भी जो इनका सहयोगी भी रहे हैं जी, वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी भी जो लोग जिनके साथ ये सत्ता में बैठे थे,
कौन आदमी ठीक कह रहा है उनको, पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली। तो इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपने पटारी से कानून निकाला और कर दिया, तो ये अथॉरिटेरियन आर्बिट्रेरी तरीका था कि आपने किसी को बताया नहीं, प्रोसीजर जो पार्लियामेंट के उनको भी तर्क में नहीं रखा, और ब्रूट मेजॉरिटी आपके पास है तो आप जो भी कानून बनाएंगे लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए लोगों को आपने बंद किया। आपने जम्मू में भी लोगों को अरेस्ट किया, हाउस अरेस्ट रखा, जो लोग आपके समर्थन करते थे उनको भी हाउस अरेस्ट रखा, और ऐसी मिसालें आपको पता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लोगों को उठाया गया कि बोले कोई ना, अपनी राय कोई ना दे। मेरे ख्याल से इस तरह से कानून नहीं बनाए जाते। पार्लियामेंट लोगों के हक के लिए, लोगों की खुशी के लिए कानून बनाती है, और अगर उसमें कोई एक सेक्शन उनका एजेंडा था भी बीजेपी का अपना, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी चाहिए, उसमें संशोधन हो सकते थे अगर वो कंसेंसस बनाते। मैं तो ये कहूँगा अगर ऐसा करना हो तो कई चीजें कांग्रेस ने भी की, लेकिन संशोधन हुए लोगों के राय लेके। सदर रियासत हमने खत्म किया, प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म की, वो कुछ अंश अमेंडमेंट हुई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया, मैंने संहिता के इतिहास में ऐसा कोई मिसाल है। अजय जी रविंदर जी का कहना है कि कांग्रेस ने भी अपने जमाने में बड़े बड़े संशोधन लाए, लेकिन ये जो तरीका इख्तियारात में लाया गया था लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, लोगों को बंद कर दिया गया। इनका कहना है कि पार्लियामेंट जब कानून बनाती है, संशोधन करती है, तो लोगों की भलाई के लिए करती है। आपको भय था आवाज उठेगी, इसलिए आपने जम्मू में क्या, कश्मीर में क्या, जम्मू में भी लोगों को बंद रखा, पत्रकार वार्ता तक नहीं करने दी। क्या कहेंगे? इतिहास गवाह है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही किया गया वो कितना डेमोक्रेटिक था, वो उसको कहने की जरूरत सकूं नहीं थी, और सब जगह रखा हुआ। बहुत बड़ा नाम लिया जाता है हर बार कि दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट किनके बीच हुआ था? उसकी कोई कॉपी साइंड होगी कि अगर वो ऐसे कहा जाता है जैसे दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दो देशों के प्रीमियर्स के बीच में हुआ था, लेकिन उसका एग्रीमेंट कहीं बस ये कि आपने स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया। क्या वो मेजॉरिटी को मिसयूज करके करने वाली बात नहीं थी? जब आपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने से इनकार कर दिया, जो हक महाराजा हरि सिंह जी को था, जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाने उनको छीन कर आपने अनडेमोक्रेटिकली एक पॉलिटिकल लीडर को तय करने के लिए कह दिया कि आप तय कर लीजिए। आपने यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनको कितने ही वर्षों तक आपने नॉमिनेट करने की प्रथा चलाई, तो वो डेमोक्रेटिक था कि दूसरी डेमोक्रेसी को वो बढ़ा रहा था, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि अभी कहते हैं कि कोर्ट में बहुत ही एक सरफेसी केस भी आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट मुझे लगता है कि एक जजमेंट आया था, और उन्होंने क्लियर कर दिया था बेसिक जिस चीज को हम कहते आए हैं, जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी अपने अर्लियर अवतार में भी कहती आई है कि ये देश के अंदर एक दूसरा देश, आप इसको कंट्री विद इन रिपब्लिक विद इन रिपब्लिक नहीं मान सकते। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह से है जो बाकी जैसे बाकी स्टेट जो है। तो इसलिए अब ठीक है, इसमें टेक्निकली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई व्याख्या करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया केस, तो वो हम अपने पक्ष रखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है, कोर्ट तय करेगा, जो ठीक होगा तो उसको सब मानेंगे। जी रविंदर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? रविंदर जी आपका जवाब देना चाहते हैं? मैं आप तक अगर आवाज नहीं पहुंच पाएगी मैं पहुंचा दूंगा। अजय भारती जी जो कहते हैं, मैंने उनको सुना। देखिए, एग्रीमेंट सिर्फ मुल्कों नहीं होते, ये संत लोंगोवाल राजीव अकार्ड हुआ, सुभाष गिशिंग केंद्र का अकार्ड हुआ, कि असम अकार्ड हुआ, ये एक पॉलिटिकल अकार्ड होते हैं। और उसी तरह का दिल्ली एग्रीमेंट भी था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ। ये इनको पता होना चाहिए कि 1947 में महाराजा हरि सिंह को साथ देने वाले जो उस डायलेमा में थे महाराजा साहब कि वो 15 अगस्त तक फैसला नहीं कर पाए, और जाकर के 26 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया, और इतनी देर पाकिस्तान अंदर घुस आया। लेकिन शेख अब्दुल्ला हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, और शेख अब्दुल्ला वाहिद मुस्लिम लीडर था, चाहे वो बंटी जी के लीडर हैं। लेकिन इतिहास को तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वो मुस्लिम का इलेक्टेड लीडर था, और जिन्ना को बुला करके कश्मीर से उन्होंने
भरी सभा में 1 लाख के आदमी में कहा कि आपको पाकिस्तान जाना है या हिंदुस्तान जाना है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, जिन्ना साहब के साथ हैं। और कहने को ये है, एविडेंस ये है कि उसमें से 99% लोगों ने हिंदुस्तान को चुना और जिन्ना को जवाब दे दिया। इससे बड़ा इतिहास में पन्ना नहीं हो सकता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको जरूर कहा, समझाया कि आप हिंदुस्तान के साथ ही रहिए। गांधी जी का भी रोल था, तभी से हलाक हुआ, लेकिन डिले हुआ जिसकी वजह से कबायली घुस गए। इसके बाद कई फेज आए। 1975 में भी हमने 2 सरकार छोड़ के शेख साहब को हमने किया, लेकिन आप तो सरकार के लिए पार्टियां तोड़ते हैं। भाजपा का इतिहास ये रहा। और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि भाई देश के हित में सब कुछ किया गया था, जब लगा कि भाई कहीं गलती है तो उस वक्त एक्शन भी लिया। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला बड़े दोस्त भी थे और उन्होंने वो निभाया भी। कोई आइडियोलॉजिकली विचार से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इतिहास में बातें हैं, इसलिए उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसको ये कहते हैं गलत थी, उसी ने जो है वो लिखा कि जम्मू कश्मीर इज एंड शैल ऑलवेज रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने एक्सेशन को एंडोर्स किया जो हिंदुस्तान के साथ हलाक हुआ। और इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक ऐतिहासिक काम किया था। और कहीं विद इन रिपब्लिक और रिपब्लिक नहीं था। किस अटानमी और रिपब्लिक में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई इख्तियारात देते हैं, वो उनकी भावना थी, उसमें लोग खुश थे, शांत थे। एक सेक्शन पाकिस्तान मांगती थी, बाकी तो यही लोग लड़ते हैं कश्मीर के अंदर। अजय भारती जी की कितनी ताकत थी कि 70 साल अगर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ना होती तो मैं नहीं समझता कि कश्मीर के अंदर आप जो लोग खड़े कर रहे हैं वो इतना बड़ा होगा। कितनी देर फौज खड़ा करके बात करेंगे। आफ्टर ऑल इन लोगों को आपने जो है वो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम लोग हैं जो गोलियां खाते रहे, उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो कमी है जम्मू में, कोई बातें थी, उनको संशोधन किया जा सकता था। जिन सेक्शन की आप आज नाम लेते हैं, हमने भी प्रयास किया, लेकिन उसके लिए शायद हम साथ देते। लेकिन आपने जिस तरीके से किया, पाबंद करके बंद करके, वो मलाल जो है वो उनको रहेगा और खराब करेगा, मलाल रहेगा। बंटी जी से जानना चाहते हैं। बंटी जी, जैसे उन्होंने कहा कि काफी सारे संशोधन कांग्रेस ने किए, सदर रियासत, प्रधानमंत्री, सारा जिक्र किया है इन्होंने। यानी आपने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता के लिए केंद्र के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आज 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, अखर रहा है, लेकिन कहा जाए तो काफी सारा डिल्यूट हो चुका था पहले से ही। नहीं, वो जेल में थे, हमने किया। सादक साहब की गवर्नर हमारी थी जी। ये बात ठीक है। ये कहते रहे, ये इल्जाम हमारे पे इनकी तरफ से भी रहा कि आपने डाइल्यूट किया। जब आप गवर्नमेंट आपने 370 रखा है, जब आप गवर्नमेंट टॉपर करते हैं तब भी इल्जाम आता है। लेकिन देश के चलिए, देखिए, दोस्तों में भी, केवल लाइक माइंडेड लोगों में भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर, कुछ पॉलिसी मैटर्स को लेकर केवल मतभेद उभरते हैं जी। अगर आप, मैंने जैसे पहले कहा कि हमने ऑटोनॉमी की रिपोर्ट को यहाँ पर ऑटोनॉमी का बिल बना करके पास करके सेंटर में भेजा। सेंटर में उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हम अपने स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटे। हम तो ऑटोनॉमी की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी करती है। अब ये बीच में एक नया डेवलपमेंट हो गया कि हमें ऑटोनॉमी तो दूर, अब जो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, जिस महाराजा का महिमा मंडल भारतीय जनता पार्टी चाहे छुट्टी तो नहीं दे पाई, उनका करती है, उन महाराजा द्वारा दिए गए हुए स्पेशल स्टेटस को भारतीय जनता पार्टी नहीं छीना। तो इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं समझता कहीं हो सकता है कि जिस महाराजा का नाम लेकर के राजनीति जम्मू में करती है भारतीय जनता पार्टी, और उनके प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर में उनका फोटो लगा है महाराज साहब का, लेकिन उनके दिए हुए स्पेशल स्टेटस को इरोड करने में सबसे बड़ा जो ढोंग है वो करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। आज आप देख लीजिए, ये तो कहते थे 317 हटने के बाद तो सारी समस्याएं रातों रात खत्म हो जाएंगी, कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। अब तो जम्मू में प्रधानमंत्री के आने के 2 दिन पहले जम्मू में अटैक हो रहा है। तो जो मूल समस्या है बेरोजगारी की, वो जो है वो बेरोजगारी की समस्या 370 की वजह से है। 2 फैमिली जो है वो राज कर रही हैं, वो बात अलग है। बाद में एक फैमिली के साथ इन्होंने खुद गवर्नमेंट बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती है। जो इनको जब जहां ठीक लगे, ये उस वक्त वहां वो वाला पपलू बिल्कुल फिट बैठा देते हैं। आप नहीं कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं। बताइए, 13 जुलाई 1931 को आप काला दिवस मनाते हैं और कहते हैं कि महाराजा बहुत क्रूअल है। जब स्टेट सब्जेक्ट की बात आती है कि महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिल्यूट कर दिया, 370 हटा दिया। देखिए, जहां तक 13 जुलाई की बात आपने की, वो लोग
महाराजा के ऑर्डर से वो एक हालात ऐसे उस वक्त बन गए कि पुलिस ने गोली चलाई और वो लोग मर गए। क्या हम साइंस कॉलेज के बाहर जो नौजवान हमारे शहीद हुए थे उनका दिन नहीं बनाते 3 दिन ब्लैक डे? तो क्या हम सरकार के खिलाफ जाते हैं? तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का बुत जलाएं या उनका पुतला जलाएं? कई बार कुछ हालात, कुछ वारदातें ऐसी हो जाती है इतिहास के अंदर जो अनइंटेंशनली भी कई बार हो जाती है, लेकिन उनको उनके प्रति श्रद्धांजलि देना या उनको याद करना या कमेमोरेट करना किसी तरीके से मैं नहीं समझता कि आप उसको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री जी के कल का बयान में आपने उनके दौरे की बात नहीं चली। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत पावरफुल हुई है। बताइए, जम्मू कश्मीर को आपने बिल्कुल एक उसका डिमोशन करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आपने एक स्टेट को बिना लोगों से पूछे, कश्मीरियों को तो छोड़िए, उनके तो जो आपके पीछे पड़े हुए हैं आप लोग, आपने जम्मू जिनका आप दम भरते हैं, जिनके दम पर आपने जम्मू में 25 सीटें ली, आपने उनको बिना पूछा जम्मू के किसी एक भी आदमी को आपने अपने ही लोगों को कभी पूछा कि भाई जम्मू कश्मीर के जम्मू के लोग क्या चाहते हैं? आपने जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया और यूनियन टेरिटरी बनाकर डिमोट कर दिया। उसके बाद आपने कहा जी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज बताइए समस्याएं बढ़ रही हैं 370 टूटने के बाद या कम हो रही हैं? आज कौन सा वर्ग समाज का है जो सड़क पर नहीं है? बंटी जी, अजय जी सही जानते हैं। बेरोजगार सड़क पर है, आज मुलाजिम सड़क पर है, आज हमारे डेली वेजेस सड़क पर है, बिजली का हालत देखिए, पानी की हालत आप देखिए, हर तरफ प्रोटेस्ट। सुरेंद्र सिंह बंटी जी का कहना है कि आप महाराजा हरि सिंह की प्रतिमाएं लगाते हो, छुट्टी की डिमांड करते हो, आपके MLC करते नहीं हो। उनका ये कहना है कि आपके पार्टी हेडक्वार्टर में महाराजा जी का प्रतिमा लगी है, पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन उस पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ स्टेट सब्जेक्ट आपने सिरे से खारिज कर दिया। मुझे मतलब इससे ज्यादती कुछ हो ही नहीं सकती कि ये दोनों पार्टियां मिलकर जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से देश निकाला कर दिया, यानी जिनकी केवल अस्थियां वापस आई, उनको महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बात करने का इस तरह साहस हो रहा है। दुस्साहस है ये, साहस नहीं है, दुस्साहस है ये। क्विट कश्मीर किसके लिए कर रहे थे? क्विट कश्मीर छोड़ो, अगर देश में भारत छोड़ो चल रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ कश्मीर छोड़ो कर रहे थे? और अगर वास्तव में महाराजा हरि सिंह जी का लाया हुआ स्टेट सब्जेक्ट कानून था, उसमें 4 एस्पेक्ट थे, वो कई लोगों को अलाउ कर रहे थे, वो अपनी बेटियों को मना नहीं कर रहे थे। उनके जो झंडा था महाराजा हरि सिंह जी का, उसको जम्मू कश्मीर का झंडा क्यों नहीं बनाया स्टेट का? कौन सा झंडा बनाया उन्होंने? इसलिए इनके मुंह से महाराजा हरि सिंह जी के बारे में शब्द कहना मैं दुस्साहस कहता हूँ, और इसको तो जम्मू की जनता क्या सारी देश की जनता समझती है। इस पर टिप्पणी करना ही अपने आप में गलत है। फिर दोनों पार्टियां जब मिलकर होती है, कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस क्या होती है? जब आपको पावर शेयर करना है। एक बात शायद आपने बीच में कही थी कि डिले हुआ था एक्सेशन बिकॉज ऑफ महाराजा, बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई को छुपाया गया था। महाराजा हरि सिंह जी शुरू से कह रहे थे कि भाई ट्रबल यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा था। जवाहरलाल जी नेहरू चाहते थे कि पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पावर शिफ्ट हो जाए। ये आजकल ये सारी पुस्तकों में लिखा, उनके जो राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पत्र है उसमें उनका जिक्र किया हुआ है। इसलिए अब ये डॉक्यूमेंट छिपे नहीं हुए हैं, अब ये अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। इतना ही नहीं, जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, उन सेनाओं को रोकना इनके कहने पर रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि अजय जी एक और बड़ी बात बताऊं आपको कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सेकुलर थे, उन्होंने जिन्ना से साफ शब्दों में कह दिया। हालांकि उन्होंने ही, कांग्रेस ने ही उनको जेल में भी बंद किया था, लेकिन आज उनको 1953 को क्या हुआ था जी। और अगर वो इतने ही सेक्युलर थे तो फिर पार्टी को उनके साथ मिलाने एक ही रहते ना। फिर आखिर ये जो बीच में जो 15 जिसको फिर शेख साहब ने खुद कहा किया कि आवारागर्दी, वो क्यों करनी पड़ी उनको? क्यों जेल में वो इतनी देर रहे? और उन्होंने जो चाहे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में कहा, आतिश चिनार उसका जीता जाता किस प्रकार से उन्होंने किया। और डेमोक्रेसी के ये जो हवाला दे रहे थे, जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक
तथाकथित जो जुर्म उन्होंने कुटवा में किया था उसको उठाकर श्रीनगर ले गए। जी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली था, डेमोक्रेटिकली था कि आप कुटवा के ज्यूरिसडिक्शन पे आने वाली चीज को आप श्रीनगर ले जाते, क्योंकि आपने तय किया था उनकी हत्या करनी है, उनको समाप्त करना है और फिर 2000 एक दूसरे पर मरना है। तो इस प्रकार का इन लोगों को, ये लोग दोनों सीनियर हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी को शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बात करना। जी 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 रविंद्र जी, आप जवाब देंगे कि आपको शोभा नहीं देता। मैं तो पूछूंगा कि हमको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, हमारे डिफरेंसेस भी रहते हैं, हमारी कुछ तालमेल भी हैं, लेकिन आपका पीडीपी के साथ कौन सी पॉलिटिक्स थी? नॉर्थ पोल साउथ की पोल की सरकार कौन सी थी? देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहे कि बाप बेटे को रोकने के लिए हमें वोट दो। जम्मू में ये बातें कह करके मैंडेट लेके आपने 3 साल जो है वो पीडीपी के सामने नतमस्तक रहे और हमें कहते हैं, हमने शेख अब्दुल्ला से जहाँ डिफरेंसेस हुए तो जेल भी गए वो, लेकिन मैंने इतिहास का एक पन्ना बताया है, वो इतिहास में अगर गलत होगा मैं सियासत छोड़ दूंगा। और मैं इतिहास का भी जानकार हूँ और ये मुझे पता है कि उस वक्त क्या हुआ और कहाँ से कहाँ बात कही, लेकिन महाराजा हरि सिंह महाराजा थे, जब डेमोक्रेसी होनी थी तो महाराजा साहब को जाना था। देश के अंदर कोई महाराजा नहीं रहा, सिर्फ महाराजा हरि सिंह कोई नहीं, उनके सुपुत्र को हवाले किया गया, सदर राष्ट्रपति जो है बनाया गया, एक रियासत से वो गायब गए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह को उन्होंने कहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं और वो एक्सेशन अगर वो हो जाता टाइम पे, उसमें डायलमा था उनको, लेकिन मैंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का स्टैंड था इंडिया के साथ, वो इतिहास में लिखा। उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो ट्रिब्यून और स्टेट टाइम जो स्टेट्समैन और सारी अखबारें 1947 45 46 की पढ़ लीजिए, आर्काइव में जाके पढ़िए। भारती जी मेरे दोस्त हैं, वहां जाई के देखिए, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, उस इतिहास बनाता। और उसमें जो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा गांधी और नेहरू के साथ फैसला 1944 में हो गया था कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, इसलिए यहाँ तक उसका ये रोल रहा, उसको मैंने यहाँ समक्ष रखा और ये कहा कि डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन हमने कहा कि 370 में यहाँ संशोधन लोक हित में था, उसको विरोध और विवाद नहीं हुआ। जरूर पॉलिटिकली कहते रहे कि ये डाइल्यूट किया, ये हुआ, लेकिन एक रियासत में एक देश में 2 राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमको भी ठीक नहीं लगता था, इसलिए किया गया। बाकी थोड़ी सी डेमोक्रेसी अटानमी थी जिसको आप बात करते और शायद कई वर्किंग ग्रुप्स बने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो आपको मुबारक है। जी 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 बंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अजय भारती जी ने कहा कि अगर महाराजा का झंडे को स्टेट का झंडा बना लेते तो क्या फर्क पड़ता था। ऐसे तो आप महाराजा के बड़े सीधे पड़ रहे कि उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट लाया था, एक अलग पहचान दी थी, प्रोटेक्ट किया था। देखिए, महाराजा जब जम्मू कश्मीर के महाराजा थे तब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जी, और प्रिंसली हर प्रिंसली स्टेट के अपने झंडे हुआ करते थे। ये इतना इतिहास तो भारती जी भी पढ़ने पड़ा होगा। भारती, हाँ। लेकिन जब एक स्टेट बन जाती है, उसकी असेंबली बनती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, और उस असेंबली के अंदर जो पारित होगा वो लागू होगा। जब लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन के भेज दिए, एक शख्सी राज से हम कन्वर्ट हो गए डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ, तो फिर जो जनता जनार्दन है, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो वो फैसला करेंगे वो फैसला होगा। लेकिन स्टेट का तो झंडा था ना, जिस झंडे पे आपको परेशानी थी वो झंडा तो आपने हटा दिया। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना झंडा है। यूरोप के जितने यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं, हर प्रोविंस का अपना झंडा है। क्या उन देशों में अराजकता है क्या? झंडे को लेकर के आपने हमेशा कहा एक विधान एक निशान, लेकिन आप जाकर के यूरोप में घूमिए, आप अमेरिका कनाडा जाइए, जितने प्रोविंसेस आपको मिलेंगे, जितनी स्टेट्स मिलेंगी, हर स्टेट का अपना झंडा नेशनल फ्लैग के साथ होता है, वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इसी चीज को तूल दिया, क्योंकि तूल देने की सियासत आपको रास आती है, रिजल्ट आपके सामने है। आपने झंडा भी हटा दिया, डंडा भी हटा दिया, हमारा संविधान भी हटा दिया। अब परफॉर्म करने की बारी आई तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। आज जम्मू कश्मीर का हर वर्ग सड़कों के ऊपर है, बिजली तक तो आप दे नहीं रहे। के भी झंडे हैं उनके अपने झंडे हैं, तो बिजली जैसी मूलभूत यहाँ पे आप नेशनल कांग्रेस के साथ चंद दिन पहले करगिल हिल काउंसिल में इकट्ठे बैठे थे, आपकी हुकूमत थी। चलिए भद्रवाह ठाठरी में भी चलिए सरकार के साथ अलायंस था, अभी भी है। मैं के लिए जब डिलीवर करने की बारी है तो आज जम्मू के अंदर बिजली का जो कट है वो 10 घंटे हो रहा है। चलिए बंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय जी आपका भी स्काइप पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।